हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है इमर्जिंग इन्फेक्शन। ये इमर्जिंग इन्फेक्शन होता क्या है? ओसा इन्फेक्शन जो अभी नया नया अपीयर हुआ है जियोग्राफिकल स्प्रेड में, ठीक है। ये इमर्जिंग जो इन्फेक्शन है उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो उसमें सबसे पहले जो पढ़ना होगा वो है वेस्ट नाइल वायरस, कोरोना वायरस, सेवरल इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन। ये सब क्या होते हैं ना, बायो टेररिज्म एजेंट होते हैं। सबसे पहले वेस्ट नाइल वायरस, ये क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो मेनली कॉज करता है वेस्ट नाइल फीवर को। ये कौन से फैमिली से आया है? ये फ्लेवी विरिडी फैमिली से आया है। इसका जीनस क्या है? फ्लेवी वायरस है। तो इस फैमिली में और कौन कौन आते हैं? जिक्का वायरस, डेंगू वायरस, येलो फीवर वायरस, ये सब आते हैं। और ये मेनली मस्कीटो के काटने से फैलता है। कौन सा मस्कीटो? तो कुलेक्स मस्कीटो, ठीक है। इसके सिम्टम की अगर बात करें तो इसके सिम्टम में मेनली हाई फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस, स्टूपोर, डिसओरिएंटेशन, कोमा, ट्रीमर, कन्वुल्जन, मसल वीकनेस, विजन लॉस, नमनेस और पैरालिसिस देखने को मिलता है। क्या ये डिजीज अपने आप चला जाता है? तो ये जो इन्फेक्शन है वो अपने आप चला जाता है, बस सीवियर साइन और सिम्टम जैसे कि ये हेडेक, फीवर, डिसओरिएंटेशन हो तो फिर इसको मेडिकल इंटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है होता क्यों है? तो मस्कीटो बॉर्न डिजीज है, मस्कीटो के काटने से होता है, ठीक है। अब इसको जाने में कितना दिन लगता है? तक कुछ दिन से लेके कुछ वीक तक लगता है, लेकिन ये अपने आप चला जाता है। डॉक्टर से कब कांटेक्ट करना चाहिए? जब ये सीवियर जो सिम्टम था वो बताए थे उसमें, ठीक है। इसमें क्या रैश होते हैं? तो हाँ, इसमें रैश होते हैं, रेजियोला और मीजल्स की तरह रैश होते हैं। इसके रैश में क्या अलग है? तो इसकी यूनिक फीचर क्या है रैशेस का? कि ये सुपरफिशियली रिजेम्बल्स फॉलिकुलाइटिस है, मतलब कि इन्फ्लेम्ड फॉलिकल्स की तरह दिखता है, ठीक है। इसमें बम्प्स नहीं होते हैं सेंटर में अराउंड द हेयर फॉलिकल। क्या इसका लैब टेस्ट कर सकते हैं? हाँ, स्पाइनल टैप, लंबर पंक्चर कर सकते हैं, ठीक है। और भी लैब टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट चेक करेंगे कि एंटीबॉडी लेवल राइज है कि नहीं है। ब्रेन टेस्ट करेंगे। क्या इसका कोई वैक्सीन निकला है? तो इसका कोई वैक्सीन नहीं निकला है, ठीक है। इसका तो हम प्रिवेंट कैसे करते हैं? तो प्रिवेंट करते हैं हम अपने आप को मस्कीटो बाइट से बचा के। इंसेक्ट रेपिलेंट यूज करेंगे, लॉन्ग स्लीव शर्ट पैंट पहनेंगे, क्लॉथिंग को सही से देखेंगे, मच्छर जहाँ पैदा हो उस जगह को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, ठीक है। जो ईचिंग जो रैश होता था वो रैश कैसा होता है? तो वो फीवर के साथ जनरलाइज इराथेमस मैक्यूलोपेपुलर रैश आएंगे, ठीक है। ये जो रैश है ना उसके साथ साथ ये प्यूराइटिस मतलब ईचिंग भी होगा, डिसइस्थियासिस भी होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं वेस्ट नाइल वायरस में। ये मेनली क्या होता है ना, मैं अभी प्रेग्नेंट का बता रही हूँ। ऐसा तो जितना भी नॉलेज देना था मैंने अलग से दे दिया। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन और एनिमल इन्फेक्शन है वो बढ़ रहे हैं। जियोग्राफिकल रेंज में ये डिजीज़ क्या है? एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए तो इसको इमर्जिंग डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। ये जो है मेनली मस्कीटो बाइट से होता है। कब? तो समर सीजन में। और अगर वो मस्कीटो किसी को काटा हुआ है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसके थ्रू होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन तक है, ठीक है। मेनली मोस्ट पर्सन में माइल्ड सिम्टम होते हैं या नो सिम्टम होते हैं। लेस देन 1% इन्फेक्टेड में ही मेनली मेनिंजियोसेफेलाइटिस देखने को मिलता है या एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। इसका सिम्टम क्या है? फीवर, मेंटल स्टेटस चेंजेज, मसल वीकनेस और कोमा, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो क्लिनिकल सिम्टम पे और डिटेक्शन करेंगे आईजीजी आईजीएम इन द सीरम। आईजीएम मेनली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का देखेंगे क्योंकि ये ब्रेन में भी चला जाता है।
इसका जो ट्रीटमेंट है अभी तक कोई नॉन ट्रीटमेंट नहीं आया है। मैनेजमेंट ही क्या है इसका? मैनेजमेंट इसका सपोर्टिव है। प्राइमरी स्ट्रेटजी क्या होता है? तो इसको प्रिवेंट करना प्रेगनेंसी से में, मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन को इसके एक्सपोजर से बचाना। तो हम क्या करेंगे? इंसेक्ट रेपिलेंट यूज करेंगे जो मेनली DEET का बना हुआ है। ठीक है, ये सेफ होता है अराउंड द प्रेग्नेंट वुमेन को बाहर जाने से मना करेंगे। जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर है वो उसको क्या करेंगे? साफ़ करेंगे। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग वियर करेंगे। रात में सोते समय मस्कीटो नेट यूज करेंगे। एडवर्स इफेक्ट क्या है वेस्ट नाइल वेरिमिया का प्रेगनेंसी पे? तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है ना वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एनिमल डाटा के अनुसार एम्ब्रायो क्या होता है? सस्पेक्टेबल होता है। अगर ये जो फीटल इन्फेक्शन है ये 27 वीक से पहले हो जाए तो कोरियो रेटिनाइटिस होने का खतरा है और टेम्पोरल ऑसिपिटल लोब ल्यूकोमलेशिया का खतरा है। ठीक है, क्या क्या है? अगर ये कब हो जाए? 27 वीक में हो जाए, 27 वीक में, तो क्या क्या होंगे? कोरियो रेटिनाइटिस होंगे, टेम्पोरल और ये ऑसिपिटल ल्यूकोमलेशिया देखने को मिलता है। माँ को क्या अफेक्ट करता है? तो मेनली रिपोर्ट किया गया है कि मैटरनल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें अब एक सर्वे किया गया जिसमें 77 मैटरनल इन्फेक्शन स्टार्टिंग में लाया गया, जिसको वेस्ट नाइल वायरस हुआ था प्रेगनेंसी में। उसमें देखा गया कि 4 को मिसकैरेज हो गया है, 2 को इलेक्टिव एबॉर्शन हो गया है, बाकी 6% में क्या हो गया है? प्री टर्म हो गया है। ठीक है, 72 न्यूबॉर्न्स में जिनको वेस्ट नाइल इन्फेक्शन हुआ है उनमें क्या है? ये कंजेनाइटली भी एक्वायर्ड होता है इन्फेक्शन। ठीक है, 3 मेजर मेलफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जो मेनली एसोसिएटेड होता है वायरल इन्फेक्शन से। कोरोना वायरस इन्फेक्शन ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है और ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अभी जो फैला हुआ है वो है कोरोना वायरस 19। ये प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर करता है। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं? तो प्री टर्म बर्थ, PPROM और कभी कभी रेयर केस में माँ का डेथ भी हो सकता है। लेकिन ये माँ से बच्चे में कोई ट्रांसमिशन नहीं होता। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं हुआ है वर्टिकल ट्रांसमिशन का। ठीक है, ये ज़्यादा कब होता है? तो ये ज़्यादा होता है विंटर सीजन में या अर्ली स्प्रिंग सीजन में। ये इसमें कॉमन कोल्ड मेनली देखने को मिलते हैं। ये जो कोरोना वायरस है इसका जो विरुलेंट स्ट्रेन है उसको कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको सार्स CoV कहा जाता है, जो सबसे पहले चाइना में नोटिस हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये स्प्रेड होके एशिया, यूरोप, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में चला गया। ट्रांसमिशन होता कैसे है? तो ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट से। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट क्या क्या से? तो इन्फेक्टेड सेक्रिएशन, फ्लूइड या वेस्ट से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 16 दिन होता है। ये मेनली अपीयर होता है ट्राइफेजिक पैटर्न में। ट्राइफेजिक पैटर्न तो क्लिनिकल प्रोग्रेस में फर्स्ट वीक में क्या होता है? प्रोड्रोमल सिम्टम दिखते हैं जैसे कि फीवर, मायल्जिया, हेडेक, डायरिया। सेकेंड वीक में क्या होता है? पेशेंट को बार बार फीवर आते हैं, वातरी डायरिया होता है, ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ होते हैं। उसके साथ साथ माइल्ड डिस्निया भी देखने को मिलता है। उसमें अगर हम सीरोलॉजी करवाएंगे तो क्या देखेगा? IgG सेरो कन्वर्जन दिखेगा। ठीक है, अगर प्रोग्रेस हो गया इस स्टेज का तो फिर ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। थर्ड टाइम अगर ये हो गया, द थर्ड वाला जो होता है वो लीथल फेज होता है, जो मेनली 20% पेशेंट में देखा गया है। ठीक है, अब आते हैं ट्रैवल प्रिकॉशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय कौन कौन से ट्रैवल, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशंस रखिए। सबसे पहले प्रेग्नेंट ट्रैवल फेस ऑब्स्टेट्रिक्स रिस्क, जनरल मेडिकल रिस्क और पोटेंशियल हजार्डियस डेस्टिनेशन रिस्क आपको पता रहना चाहिए।
मतलब कि जनरल मेडिकल रिस्क मतलब कि कहने का क्या मतलब है, कौन से मेडिकल से आपको रिस्क हो रहा है। अगर वहाँ जा रहे हैं तो कोई वहाँ पे इंडेमिक डिजीज़ तो नहीं है जो आपके प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है। बायोटेररिज्म ये एक तरह का टेररिज्म है जिसमें इन्वॉल्व होता है इंटेंशनली रिलीज और डिसेमिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट। इसका क्या मतलब है, ऐसा एजेंट जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट, फंगाई, टॉक्सिन जो नेचुरली क्या करता है, ह्यूमन को अफेक्ट करता है, जिसके कारण ह्यूमन इल पड़ते हैं, डेथ होते हैं, और ये लार्ज एरिया में होता है। और इसमें मेनली जो इसका इन्फेक्शन है वो रेजिस्टेंस होता है मेडिकल थेरापी का। ठीक है, तो ये सब क्या में आते हैं, बायोटेररिज्म में आते हैं। बायोटेररिज्म जो है ना वो क्लिनिकली अलर्ट हो जाता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे पर्सन क्या होते हैं, इल करते हैं, फीवर होता है। ठीक है, इसमें फेब्राइल इलने के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिम्टम भी देखने को मिलता है, कभी कभी रैसेज भी होते हैं। तो ये सब सारे सिम्टम मिलते हैं। अगर पूछेगा मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो एंथ्रैक्स होते हैं, जो मेनली क्या होता है, एंथ्रैक्स। ये किसके कारण होता है, तो बोतुलिज्म एंथ्रैक्स के कारण होता है। और भी कौन कौन से हैं जो बायोवेपन की तरह यूज किए गए हैं, तो तुरालेमिया, ब्रुसियोलिस, क्यू फीवर, वायरल हेमोरेजिक फीवर। ठीक है, तो अगर सीधा मतलब कोई पूछे कि ये बायोटेररिज्म है क्या, तो ये एक बायोलॉजिकल अटैक है जिसमें इंटेंशनली रिलीज किया जाता है वायरस, बैक्टीरिया या अदर जर्म को, ताकि पीपुल को अब ये किल किया जाए, उन्हें बीमार किया जाए। इसमें है जो बैसिलस एंथ्रासिस जो बैक्टीरिया है जिसके कारण एंथ्रैक्स होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है बायोलॉजिकल अटैक में। ठीक है, पर्पस क्या रहता है, तो ये मेनली पर्पस होता है या तो किसी जैसे कि किसी से दुश्मनी हो या पॉलिटिकल गेन करना हो, तो वो सब के लिए मेनली वेपन यूज किया जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछेंगे कि बायोटेररिज्म रिलेटेड डिजीज में कौन कौन सा आता है, तो प्लेग्यू जो येल्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है, स्मॉल पॉक्स जो वेरियोला के कारण होता है, तुरेमिया जो फ्रांकी सेला तुरेनेसिस के कारण होता है, वायरल हेमोरेजिक फीवर जो फिलो वायरस के कारण होता है, और एरिना वायरस जो लासा वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसमें है ना ज़्यादा मात्रा में एपिडेमिक इलनेस, हेल्थ वर्कर इलनेस, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, लीगल इशू, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, क्लिनिशियन क्या होते हैं, इसमें अर्जेंटली कंसल्ट करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को। तो सबसे पहला जो है उसमें हम पढ़ रहे हैं स्मॉल पॉक्स। ये जो स्मॉल पॉक्स है ये भी सीरियस वेपन की तरह यूज किया गया था, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन क्या होता है, बहुत जल्दी होता है, और इसमें 30% केसेस में फैटेलिटी रेट देखने को मिलता है। तो ये स्मॉल पॉक्स होता किसके कारण है, तो वेरियोला वायरस के कारण होता है। ये जो स्मॉल पॉक्स है लास्ट यूनाइटेड स्टेट में 1949 में देखा गया था। जो ट्रांसमिशन है वो प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट के कारण होता है, इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के कारण होता है, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के कारण होता है, जैसे जिसको होया हुआ है उसका कपड़ा यूज कर लिए, ये सब के कारण होता है। जो स्मॉल पॉक्स है उसमें एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर देखने को मिलेगा, इसके साथ रैशेज, वेसिकल्स और पुस्टुल्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाए तो क्या हो सकता है, स्टील बर्थ, एबॉर्शन, प्रीतम लेबर, डिलीवरी में प्रॉब्लम, नियोनेटल डेमाइस, ये सब देखने को मिलता है। ये सब मेनली स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अनवैक्सीनेटेड रही तो। क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है उसमें क्या होते हैं, लाइव वैक्सीन होते हैं, और वो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते, इसलिए डिले किया जाता है 4 वीक। अगर एक बार ये मान लीजिए कि स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन दे दिए तो आप 4 वीक तक मतलब 1 महीना तक प्रेग्नेंट को कहा जाता है कि आप प्रेगनेंसी नहीं कीजिए, क्योंकि ये सेफ़ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये फीटल वैक्सीन ही है,
और इसमें लेकिन कहा जाता है कि अगर स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीनेशन है इनएडवर्टेंट करके दे प्रेगनेंसी के टाइम में, तो इसके कारण कोई भी फीटल मेल फॉर्मेशन या प्रीटर्म बर्थ नहीं होता है। तो ये जो इनएडवर्टेंट स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन है, ये मेनली सेकेंड जनरेशन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एक्सपोजर में देखा गया है। ठीक है, तो अगर किसी को भी प्रेग्नेंट लेडी को अगर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दिया जाता है तो उसका वैक्सीनेशन क्या किया जाता है, इनरोल किया जाता है, रजिस्ट्री करना पड़ता है। अब आते हैं एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स बैसिलस एंथ्रासिस के कारण होता है। ये बैसिलस एंथ्रासिस ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग एरोबिक बैक्टीरियम है। इसमें मेनली 3 टाइप के क्लिनिकल एंथ्रैक्स देखने को मिलता है। एक तो इनहेलेशनल जो सांस से जाता है, कुटेनियस स्किन से, और जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ठीक है, ये जो बायोटेररिस्ट एंथ्रैक्स है वो अटैक हुआ था 2001 में और इसमें इनहेलेशनल एंथ्रैक्स यूज किए थे। स्पोर इनहेल किए, ये स्पोर डिपॉजिट हो गया हमारे एल्वियोली में, वो माइक्रोफेज के द्वारा इंगल्फ किया गया, फिर वो मीडियास्टिनल लिम्फ नोड में चला गया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 वीक से कम होता है, लेकिन ये कभी कभी 2 मंथ तक भी जा सकता है। इनिशियल सिम्टम नॉन स्पेसिफिक होता है। इसमें लो ग्रेड फीवर, नॉन प्रोडक्टिव कफ, मलेस, मयालगिया देखने को मिलता है। विद इन 1 to 5 डेज ऑफ सिम्टम ऑनसेट सेकेंड स्टेज भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जिसमें रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, हाई फीवर देखने को मिलता है। मीडियास्टाइनाइटिस और हेमरेजिक थोरैसिक लिम्फ एडिनाइटिस कॉमन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, चेस्ट रेडियोग्राफ में वाइडेंड मीडियास्टिनम दिखेगा। ठीक है, केस फर्टिलिटी रेट भी इसमें हाई होता है अगर हम इसका अग्रेसिव एंटीबायोटिक या सपोर्ट थेरेपी से ट्रीटमेंट ना करें। ठीक है, एंथ्रैक्स अफेक्ट करता है प्रेग्नेंट वुमेन को, इसलिए इसका ट्रीटमेंट मेनली बहुत ही ज़रूरी है। ये जो एंथ्रैक्स है ना, इसका बहुत सारा नाम दिया गया है सिम्टम के अनुसार, लोकेशन के अनुसार और ग्रुप के अनुसार। कुछ लोग इसको साइविलियन प्लेग्यू, कुछ कम्बरलैंड डिजीज, कुछ कार्बन स्प्लेक्निक फीवर, मैलिग्नेंट इदीमा, वूल सॉटर डिजीज, और इवन कुछ तो कहते हैं इवन ला मलादी दी फ्रावोल्ड। ठीक है, ये सब ऐसे इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। एंथ्रैक्स का प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट है, इसके कारण मेनली स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म लेबर, मेडिकली इंडिकेटेड डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो एंथ्रैक्स है ना, वो अफेक्ट करता है प्रेग्नेंट वुमेन को। इसमें जो अगर एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि जो ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट है वो 80% है, और जो 60% है जिसमें फीटल या न्यूनोटल लॉस रेट देखा गया है, मतलब कि स्टील बर्थ देखा गया है। और ये कब था, जब एंटीबायोटिक यूज नहीं करते थे तब था। अब रेगिमेंट दिया जाता है पोस्ट एक्सपोजर एंथ्रैक्स प्रोफाइलैक्सिस की तरह 2 मंथ के लिए। ठीक है, उसके बाद अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन को मेनली बी एंथ्रैक्स का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ, जो सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg ओरली ट्वाइस डेली 60 डेज के लिए लेते हैं। अगर अमोक्सिसिलिन लेते हैं तो 500 mg थ्राइस दिन में 3 बार मेनली लिया जाता है। जिसको भी सिप्रोफ्लोक्सिन से एलर्जी होगा, आइदर पेनिसिलिन एलर्जी या रेजिस्टेंस होगा, तो उसको डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ट्वाइस डेली दिया जाता है 60 दिन के लिए। जो रिस्क होता है एंथ्रैक्स का वो क्या होता है, फीटर रिस्क से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। मतलब कि कहने का क्या मतलब है, डॉक्सीसाइक्लिन मेनली प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं दिया जाता है क्योंकि इससे तेरातोलॉजी हो सकता है, लेकिन जो एंथ्रैक्स से होगा उसके अपेक्षा में कम होता है। ठीक है, एंथ्रैक्स वैक्सीन भी यूज करते हैं। ये एंथ्रैक्स वैक्सीन इनएक्टिवेटेड सेल फ्री प्रोडक्ट है, जो मेनली 5 इंजेक्शन दिया जाता है 18 मंथ के अंदर। जो वैक्सीनेशन है वो जनरली अवॉइड किया जाता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसका अभी तक लिमिटेड सेफ्टी डाटा है।
अदर बायोथेरोलॉजी एजेंट कौन सा है, तो अब पहले ही बता दिए थे। फ्रांसेला तुरनालिस जिसके कारण तुरालेमिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोतुलियम जिसके कारण बोतुलियम होता है, यर्सीनिया पेस्टिस जिसके कारण प्लेगी होता है, वायरल हेमोरेजिक फीवर जो मेली इबोला मारबर्ग लासा माकोपो इस सब के कारण होता है। मल्टीपल एजेंट है लिस्ट किया गया कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में।